हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डॉस। हम लोगों ने अभी तक सिंगल ईआरसी बीम और डबल ईआरसी बीम देखा। अब हम लोग देखेंगे टी बीम, मतलब कि फ्लेंज बीम। सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। In a many reinforced concrete structure and a particular in a floor system, a concrete slab is cast monolithically with the rectangular beams. In such construction, a portion of a slab above the beam behaves structurally as a part of a beam in a compression. So the slab portion is called the flange and the beam is called the web. ठीक है। सो जो टी बीम होगा उसका जो स्लैब पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लैंज, और जो बीम वाला पोर्शन मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे वेब। So if the flange projection are on the either side of the rectangular web or beam, the resulting cross section resembles the T shape. Hence this is called the T beam. ठीक है, क्योंकि वो टी शेप जनरेट करता है इसलिए हम लोग उसको टी बीम बोलते हैं। On the other hand, if the flange projection is on the one side, the resulting cross section resemble inverted L, so that is termed as a L beam. ठीक है, अगर हमारा वो जो फ्लैंज वाला पोर्शन है वो वेब के एग्जैक्ट ऊपर होता है, मतलब कि दोनों साइड पे उसका होता है पोर्शन, तो उसको टी बीम बोलेंगे। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है, मतलब कि कोई लेफ्ट या फिर राइट कोई भी एक ही साइड पे होता है बीम के, सो उसको बोलेंगे एल बीम। सो बेसिकली फ्लैंज बीम्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टी बीम और एल बीम। सो द फ्लैंज बीम एनालिसिस एंड डिजाइन आर एनालॉग्स टू द डबली रेनफोर्स्ड बीम। सो इन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एडिंग अ रेनफोर्समेंट, मतलब कि एएससी हम लोग प्रोवाइड करते थे इन अ कंप्रेशन जोन। सो whereas in a flange beam this is provided by the slab concrete, not that the slab concrete can be provide this resistance only if it is situated in the compression zone of the beam. Also spanning of the slab must be perpendicular to that beam. ठीक है, उसका जो स्पैनिंग है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम लोग डबल आरसीबी में क्या करते थे, एएससी प्रोवाइड करते थे, और यहाँ पे क्या होगा, जो स्लैब है स्लैब का कंक्रीट वो ही रेजिस्ट करेगा ये जो कंप्रेशन पोर्शन आता है, बट उसका जो स्पान है वो भी परपेंडिकुलर ऑफ द बीम होना चाहिए। देखो ये है आइडियलाइजेशन ऑफ द फ्लोर सिस्टम ऑफ अ फ्लैंज बीम। जैसे कि ये है स्लैब और ये हमारे बीम जा रहे हैं। सो ये जो बीम के ऊपर का जो पोर्शन है, जो आपको लाइनिंग वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो है टी बीम। सो ये टी बीम जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैंज, जो मैंने आगे आपको थियोरी में बताया, और इसको बोलेंगे हम लोग वेब। तो इसकी जो विड्थ है उसको बोलेंगे बी एफ। ठीक है, बी एफ मतलब कि विड्थ ऑफ द फ्लैंज, एंड ये है बी डब्ल्यू मीन्स विड्थ ऑफ द वेब। ये जो एंड वाला पोर्शन है वो एल बीम जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फ्लैंज है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये बीम कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटर पे कनेक्टेड है, मतलब कि ऊपर टीप जनरेट हो रहा है और ये एल शेप जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग आगे देखेंगे कि ये बी एफ का कैलकुलेशन और वो कैसे करते हैं। सो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या है, एन इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ द स्लैब विथ ए यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी अज्यूम्ड टू एक्ट अलोंग विद द बीम फॉर अ स्ट्रेंथ कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड एज अ इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज. So, in absence of more accurate determination, the effective width of the flange may be taken as the following, but no in the case greater than the width of the web plus half of the sum of a clear distance to the adjacent beam on the either side. ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया आपको बताया है वो क्राइटेरिया पेज नंबर 36 और 37 पे आपको ऑलरेडी गिवन है। सो आपको अगर टी बीम है तो उसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज कैसे लेनी है, L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। ये इक्वेशन में आपको L0 मतलब कि स्पान की लेंथ जो है वो पुट करनी है, BW विड्थ ऑफ द वेब है, और DF है डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। सेम फॉर द एल बीम्स, ये क्या हो जाएगा, L0/12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3DF हो जाएगा। सो 6DF की जगह पे यहाँ पे 3DF हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा BF इज इक्वल टू L0/12 प्लस BW प्लस 3DF।
अब हम लोगों को टी बीम और एल बीम की और एक और इक्वेशन है आपके पास बी एफ फाइंड आउट करने का, विड्थ ऑफ द फ्लैंज। उसका इक्वेशन है L0 डिवाइड बाय L0 बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, इसमें बी एफ क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, L0 है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट्स इन अ बीम, बी डब्ल्यू है विड्थ ऑफ द वेब और अ रीब, उसको वेब और रीब भी बोल सकते हैं। डी एफ क्या है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, और बी है एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, फ्लैंज की जो एक्चुअल विड्थ आपको प्रोवाइड की है वो आपको यहाँ पे लेनी है। सेम एल बीम के लिए इक्वेशन हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू 0.5 L0 डिवाइड बाय L0 बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो ऐसे हम लोग विड्थ ऑफ द फ्लैंज फाइंड आउट कर पाएंगे। ये है एक फिगर जो आपको बता रही है जो टी बीम है वो वर्क कैसे करेगा। ठीक है, हम लोग जैसे ERC बीम था तो उसको हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक सिंगली रेनफोर्स बीम और एक ऑक्सिलरी बीम। सो यहाँ पे जो टी बीम है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका एक पार्ट बन जाता है सिंगली रेनफोर्स बीम, और जो सिंगली रेनफोर्स बीम के अलावा का पार्ट है, मतलब कि ये जो पोर्शन है वो है स्लैब पोर्शन। ठीक है, सो टी बीम बेसिकली क्या है, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम, उसकी साइज है बी डब्ल्यू बाई डी, और स्लैब पोर्शन ऑफ साइज बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। क्योंकि ये क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, मतलब कि ये जो बी डब्ल्यू वाला पोर्शन है ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज में से माइनस करेंगे और उसके साथ डी एफ मल्टीप्लाई करेंगे। जो एरिया हमें मिल रहा है वो है स्लैब पोर्शन। सो टी बीम बेसिकली सिंगली रेनफोर्स बीम प्लस स्लैब पोर्शन का पार्ट है। So the analysis and design of the T-beam is analogs to analysis of design of ERC beam. Why in a T-beam additional compressive resistance is obtained by considering a slab concrete of width BF minus BW as a flange of T-beam. ठीक है, जो स्लैब वाला पोर्शन है कितना पोर्शन, तो BF माइनस BW जितना पोर्शन है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, फ्लैंज ऑफ द टी बीम कंसिडर करेंगे। So slab concrete can provide this resistance only if situated in a compression zone. Also spanning of the slab must be perpendicular to the beam. जो आगे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये कि जो स्पानिंग ऑफ द स्लैब है वो बीम से परपेंडिकुलर होना चाहिए। A flange beam also can be doubly reinforced. However, doubly reinforced flange beams are rare as a large amount of compressive force is provided by a slab concrete. हमें यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब कंक्रीट। तो हम ऐसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे टी बीम में। ये है आपका टी बीम का स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये जो स्ट्रेन डायग्राम है उसमें अगेन ये है 0.87 FY/ES प्लस 0.002 और ये 0.0035। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन है और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है यहाँ पे 0.446 FCK। ठीक है, अगेन ये क्या है 0.42 XU। हम लोग ये फाइंड आउट करते थे Z1 एंड Z2। ठीक है, तो Z1 कैसे फाइंड आउट होगा, D माइनस 0.42 XU, अगेन Z2 कैसे होगा, D माइनस DF बाय 2। सो ये सारे इक्वेशंस तो हम लोग आगे देखेंगे ही। और ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये आपको डॉटेड जो दिखाई दे रही है वो है न्यूट्रल एक्सिस, और ये Z1 Z2 वो क्या है, लीवर आर्म है। सो यहाँ पे विड्थ ऑफ द फ्लैंज मतलब कि BF, BW है विड्थ ऑफ द वेब, DF है डेप्थ ऑफ द फ्लैंज जो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। स्मॉल t क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, और कैपिटल D है ओवरऑल डेप्थ। C1 अब हम लोग देखेंगे C1। तो C1 क्या है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन अ कंक्रीट। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम में जो फोर्स ऑफ द कंप्रेशन था वो ही सेम इक्वेशन आएगा। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, C1 इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग आगे ऑलरेडी देख चुके हैं, वो सेम इक्वेशन है। C2, अब यहाँ पे C2 क्या आएगा, तो 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF। ठीक है, सो ये C2 है जो आपका स्लैब वाला पोर्शन है, उसके अंदर कंप्रेशन कितना है वो फाइंड आउट करता है। अब T क्या है, सो T है टोटल फोर्स ऑफ टेंशन इनर स्टील इन अ वेब।
ठीक है। सो उसका इक्वेशन है 0.87 Fy इंटू AST, Z1 है D माइनस 0.42 XU और Z2 है D माइनस DF/2, जो आप लोग ये फिगर में देख सकते हो कि Z1 और Z2 क्या है। ठीक है, अभी अब हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अभी आप लोग थियोरी देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, बट हम लोग जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि एक्स यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या कैसे करेंगे टी बीम में। सो लेट अज्यूम दैट न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट अ बॉटम ऑफ द फ्लैंज, मतलब कि बॉटम ऑफ द फ्लैंज में अगर है तो हमारा एफ सी क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब कंप्रेशन फोर्स कितना हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू डी एफ। ठीक है, और टोटल टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है, अब आपके पास एफ सी और एफ टी की इक्वेशन है। अब हमें क्या देखना है कि एफ सी हमारा एफ सी जो है वो एफ टी से अगर ज़्यादा है, मतलब कि एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ टी, देन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन अ फ्लैंज। जो फ्लैंज वाला पोर्शन है मतलब कि ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे है न्यूट्रल एक्सिस। इफ़ एफ सी इज इक्वल टू एफ टी, अगर आपका एफ सी मतलब कि फोर्स ऑफ द कंप्रेशन वो फोर्स ऑफ द टेंशन के इक्वल है, तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी, जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड वेब। मतलब कि जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड वेब कौन सा है, जो दोनों का जॉइंट है। और इफ एफ सी इज लेस देन एफ टी देन एन ए लाइज इन अ वेब। मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ, देखो ये आपका फ्लैंज है और ये आपका वेब है। अगर एफ सी इज ग्रेटर देन एफ टी आता है, मतलब कि कंप्रेशन जो है वो टेंशन से ज़्यादा है, तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो ये है वो यहाँ पे आएगी, ये वाले पोर्शन पे। अगर एफ सी इज इक्वल टू एफ टी है तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आएगी, मतलब कि ये दोनों का जंक्शन है ये पोर्शन पे। और एफ सी इज लेस देन एफ टी, देन आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो अभी यहाँ पे है वो पोर्शन पे आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें एक्स यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्स यू का एक्स यू कितना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन, ये इक्वेशंस है ही सारे C1 C2 और T का। सो C1 है हमारा 0.36 FCK इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू। C2 है हमारा 0.446 FCK BF माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ, और T है हमारा 0.87 FY इंटू AST। अब हमें क्या करना है, एक्स यू हम लोग ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि एक्स यू वो डी एफ से कम आ रहा है। अगर एक्स यू इज लेस देन डी एफ है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में होगी। अगर हमारा एक्स यू इज इक्वल टू डी एफ है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी, एट जंक्शन पे। और अगर हमारा एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस वेब में होगी। ठीक है, सो आपको न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए दो क्राइटेरिया है आपके पास, एफ सी और एफ टी वाला, और दूसरा है एक्स यू और डी एफ वाला। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो बीम है उसका टाइप कौन सा है वो डिसाइड करना है। बीम के कितने कितने टाइप्स होते हैं वो हम ऑलरेडी ERC बीम में सीख के आए हैं, अंडर रेनफोर्स बीम, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो उसमें जो क्राइटेरिया था वही सेम यहाँ पे होगा। सबसे पहले हमें एक्स यू फाइंड आउट कर लेना है ऊपर वाले इक्वेशन से, उसके बाद हम लोग एक्स यू मैक्स फाइंड आउट करेंगे। वो हमें पेज नंबर 70 पे से उसका इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स यू और एक्स यू मैक्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स है तो हमारा बीम कौन सा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अगर एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स है तो बैलेंस सेक्शन है, और एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स आ रहा है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, सो हम लोग एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो केस होंगे कि एफ सी ग्रेटर देन एफ टी है या एफ सी लेस देन एफ टी है। ठीक है, अगर एफ सी इज ग्रेटर देन एफ सी है तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी, फ्लैंज में होगी, मतलब कि हमारा जो एक्स यू है वो लेस देन डी एफ होगा। सो व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन अ फ्लैंज द साइज ऑफ द कंप्रेशन जोन बिकम अ बी एफ इंटू एक्स यू
So moment of resistance of section. So therefore the beam can be brought for rectangular beam of dimensions BF x into D. So ये केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंगल या आरसी बीम में जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे वैसे सेम करेंगे। XU का इक्वेशन था पेज नंबर 96 पे 0.87 FY इंटू ASC अपॉन 0.36 FCK इंटू BF XU फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि XU ग्रेटर देन XU मैक्स है कि XU इक्वल टू XU मैक्स है। अगर XU इज लेस देन XU मैक्स आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग उसमें करते थे सिंगल या आरसी बीम में, पेज नंबर 96 पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन है 0.87 FY इंटू ASC इंटू D 1 माइनस FY इंटू ASC अपॉन FCK इंटू BF इंटू D। ये वाले इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और MU फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा सेक्शन XU इज इक्वल टू XU मैक्स और XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स आ रहा है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे जो आपको पेज नंबर 96 G 1.1 C पे दिया है। वो इक्वेशन क्या है, MU lim इज इक्वल टू 0.36 XU मैक्स डिवाइड बाई D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स डिवाइड बाई D FCK इंटू BF इंटू D स्क्वायर। सो हम लोग ये जो इक्वेशन है उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करके MU फाइंड आउट करेंगे। कब, जब हमारा FC इज ग्रेटर देन FT होगा और जब हमारा FC इज लेस देन FT होगा, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस होगी, तो हमारे पास दो कंडीशंस होगी, ठीक है, कि XU इज इक्वल टू XU मैक्स है, मतलब कि बैलेंस सेक्शन है अगर आपका, तो DF बाई D जो है वो 0.2 से कम है कि ज़्यादा है वो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। DF बाई D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो लेस देन 0.2 है या ग्रेटर देन 0.2 है। अगर लेस देन 0.2 है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे 0.36 XU मैक्स बाई D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D इंटू FCK इंटू BW इंटू D स्क्वायर प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF इंटू D माइनस DF बाई 2। सो ये जो इक्वेशन है वो भी आपको कोड में दिया है IS 456 पेज नंबर 96 पे, ठीक है। अगर आपका DF बाई D ग्रेटर देन 0.2 आ रहा है तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे YF आ जाएगा, ठीक है। जो इक्वेशन है उसके अंदर YF आ जाएगा DF की जगह पे, और YF क्या है, सो YF 0.15 XU प्लस 0.65 DF है और YF शुड नॉट बी मोर देन DF, DF से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर DF से ज़्यादा आ रहा है आपका YF तो आप लोग क्या करोगे, DF की वैल्यू ही यहाँ पे पुट करके यूज़ करोगे। हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। हमारी दूसरा क्राइटेरिया क्या था, XU इज लेस देन XU मैक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, DF बाय XU फाइंड आउट करेंगे। हम लोग पहले क्या था, XU इज इक्वल टू XU मैक्स था, तो क्या कर रहे थे, DF बाई D फाइंड आउट कर रहे थे और उसकी वैल्यू देख रहे थे कि वो 0.2 से कम है कि ज़्यादा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर XU इज लेस देन XU मैक्स है, मतलब कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो हम लोग क्या देखेंगे, DF बाई XU ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 0.43 है। अगर लेस देन और इक्वल टू 0.43 है तो हम लोग क्या करेंगे, XU मैक्स इज इक्वल टू XU वाला जो पोर्शन था उसमें हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे थे सेम इक्वेशन यहाँ पे आएगा। और अगर आपका DF बाय XU ग्रेटर देन 0.43 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे कि DF बाई D ग्रेटर देन 0.2 था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, YF वाला इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो सारे इक्वेशंस है आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको कोड में दी है, इवन ये चीज़ भी आपको कोड में दी है, वो मैं आपको IS कोड का पेज ओपन करके बताऊंगी जब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी अभी भी देख सकते हो IS 456 पेज नंबर 96 और 97 पे सारी डिटेल दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, टी बीम की डिज़ाइन, वो क्या था, एनालिसिस था, मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे। अब टी बीम की डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो डिज़ाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, लीवर आर्म अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो लीवर आर्म D माइनस DF बाई 2 है,
ये इक्वेशन से हमें z मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एम यू फाइंड आउट करेंगे। सो एम यू का इक्वेशन है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस सी इंटू जेड। ठीक है, ये इक्वेशन में हम लोग z की वैल्यू ये पुट करेंगे और ये इक्वेशन में हमें एम यू ऑलरेडी दिया होगा, ए एस टी होगा, ए एस टी हमें फाइंड आउट करना है। सो ए एस टी को सब्जेक्ट बना लेंगे और सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें ए एस टी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ सी एंड एफ टी फाइंड आउट करेंगे। सो एफ सी का इक्वेशन है 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू डी एफ और एफ टी का इक्वेशन है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस सी। सो हम लोग एफ सी एंड एफ टी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद C1 + C2 इज इक्वल टू टी, ये इक्वेशन से हम लोग एक्स यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स यू हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स यू वी विल फाइंड एक्स यू मैक्स एंड एक्स यू और एक्स यू मैक्स मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा जो बीम है वो अंडर एनफोर्स्ड है, बैलेंस है कि ओवर एनफोर्स्ड है। वो डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है उसका एम यू फाइंड आउट करेंगे फिर से। सो एम यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेज नंबर 96 और 97 क्लोज नंबर G.2 पे सारी डिटेल्स दी है जो मैंने आपको आगे बताया, वैसे हम लोग एम यू फाइंड आउट करेंगे। और एम यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कैलकुलेटेड एम यू है वो हमें जो ऑलरेडी दिया है उससे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो हमारा जो सेक्शन है वो ओके है। अगर वो कम आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो सेक्शन डिसाइड किया है, मतलब कि हमने जो विड्थ और डेप्थ डिसाइड की है वो ज़्यादा मतलब बढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद फिर से हमें ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। सो ऐसे हम लोग डिज़ाइन और एनालिसिस ऑफ टी बीम करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखा दूंगी कि सॉल्व कैसे करना है। वो चार्ट आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।